जेके सहाफ़ी हिते असां कलेक्टिव तौर ते जेके सईद अली साहब जे यादो जेके मसला रखिया आहिनि उन्हनि जे हवाले सां हू छा पिया सोचनि ऐं जेके असां मुख़्तसिर तौर ते प्रेस क्लब जा ग्रांट्स आहिनि या वरी सहाफ़ियुनि जो सोशल प्रोटेक्शन आहे उन जे हवाले सां सईद अली साहब छा पिया सोचनि छा ॻाल्हाइण चाहिनि पिया अवांजी ताड़ियुनि जी गूंज में सूबाई वज़ीर सईद अली साहब। सभिनी खां पहिरीं त मां सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल जो नवी प्रेस क्लब जो रहंदो आहियां। अॼु प्रोग्राम रखियो आहे पर इतफ़ाक़ इहो थी पियो आहे जो हिकिड़ी मीटिंग ज़रूरी थी हुई जेका 3 बजे हुई। हाणे अलाए 3 बजे कीअं पहुचंदुसि पर घर गुज़ारिश कई त मूंखे पहिरीं 2 मिंट ॻाल्हाइण ॾियो उन खां पोइ वरी तव्हां पंहिंजो प्रोग्राम कंटिन्यू कयो त महिरबानी थींदी। तव्हांजी महिरबानी जो तव्हां मूंखे दरख़्वास्त क़बूल कई। जनाब मुर्तज़ा चांडिया साहब सदर मदनी प्रेस क्लब, हनीफ सुमरो साहब जनरल सेक्रेटरी, गाजी जलील साहब सदर सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल, काजी जुल्फ़िकार साहब, नजीब नाइब साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब, शाहिद जबरी साहब, फयाज नाइब साहब, काजी आसिफ साहब, रफीक भुट्टो साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट मलिक के सदर स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर सलमान मुराद साहब, स्टेज पे बैठे मेरे दोस्तों भाई और पिंडाल में मौजूद तमाम पूरे सूबा सिंध के मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के उहदेदारान साथी भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तसर कोशिश करूंगा बात करूं, मजबूरी मैंने आपको पहले बताई अपनी। एक तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तारीख है उस पर अगर आप रोशनी डालेंगे तो हमेशा साफी बरादरी के लिए जितने इक़दाम या फलाही काम पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं वो शायद किसी और हुकूमत ने नहीं किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त की सबसे बड़ी अलमबरदार थी, है और रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी हमारी जो सहाफ़ती बरादरी की तंजीमें हैं उन्होंने जब कोई अपना इशू सामने रखा है तो हमने नेक नियति से उसको हल करने की कोशिश की। अब उसमें मसाइल होते हैं, कुछ चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, कुछ में कुछ वक्त लग जाता है, कुछ शायद ना होने जैसी होती हैं, लेकिन हफ्तुल इम्कान कोशिश हमारी होती है कि हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, उस मसले को हल करें। आपने मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स की ग्रांट्स की बात की। मेरे दोस्त प्रेस क्लब के जो सदर हैं मलीर के, उनको मैं भी कह भी रहा था कि बड़ी उन्होंने एक अजीब सी बात की। उन्होंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पे हमें जमीन नहीं दी, डीसी ने दे दी। भाई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जमीन होती नहीं तो देंगे कहाँ से आपको? इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपको ग्रांट दे सकती है, आपकी और मदद कर सकती है। जमीन तो सिर्फ सरकार देगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देगा, जो महकमे होते हैं जिनका काम होता है जमीन देना वो देंगे। तो ये जमीन भी आपको आपने खुद कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने दी। फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो भी आपकी मदद करता रहा, आपके ग्रांट्स भी कुछ तो कुछ मिलती रही। लेकिन जाहिर है मैं इस बात को समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ जब आपके मेंबर्स की तादाद बढ़ती है और आप ग्रो करते हैं तो आपके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी बढ़ती हैं। तो उसमें आपकी ग्रांट में इजाफा भी होना चाहिए, आपको ज़्यादा पैसे मिले भी चाहिए। जो कमिटमेंट नासिर हुसैन शाह साहब ने की थी वो प्रोसेस में है और उसमें सिर्फ फर्क ये आता है कि कुछ प्रेस क्लब ऐसे हैं जिनकी ग्रांट बजट के अंदर ऑलरेडी एलोकेटेड है, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। बजट के अंदर उनका नाम मौजूद होता है, उनकी रकम मौजूद होती है, हम उसको प्रोसेस करते हैं, उनके हवाले कर देते हैं। जिन प्रेस क्लब की ग्रांट बजट में मेंशन नहीं होती उसके लिए हमें आउट ऑफ बजट जाके करना पड़ता है। मैं आपके कर्ज करूँ, आपने खुद भी इसमें कहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम हमारे लिए है, जो हुकूमत के लिए या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लिए है, आपके इल्म में होगा कि एक छोटे से छोटे शहर में भी किस कदर ज्यादा प्रेस क्लब है। अब ये किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि हर प्रेस क्लब जो हमसे पैसे मांगे उसको देते रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं उसका कोई तायुन होना चाहिए कि कौन सा प्रेस क्लब है जिसके अंदर जेन्युइन जो साफी हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो काम करते हैं, जो दो नंबरी करने के लिए नहीं आए, जो दो नंबरी करने के लिए प्रेस क्लब भी बनाया गया, उसकी निशानदेही कहीं ना कहीं आपने करनी है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैंने अभी 2-4 मीटिंग्स की हैं और आगे भी करूंगा। जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं मैंने उनसे गुजारिश की है कि आप हमारी मदद करें। जो एक्रेडिटेशन कार्ड की आपने बात की है, जो हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, मुख्तलिफ हमारे जो साफी भाई होते हैं जिनको जरूरत पड़ जाती है, मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, किसी की खुदा न खास्ता मौत वाक़ हो जाती है, उसकी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, बहुत सारे इशूज आते हैं, तो उसमें भी हम करते हैं। तो उसमें भी हमने ये कहा है कि कोई आपकी ही कमेटी बने, हमारे लोग उसके अंदर जरूर हों
लेकिन वो आपकी कमेटी तय करे कि जो दरखास्तें हमारे पास आई हैं किस शख्स को कितने पैसे देने की जरूरत है। वो कमेटी जो रिकमेंडेशन करेगी हम उसके ऊपर एक कदम ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, वो कर देंगे। हम वो काम करने को तैयार हैं। जहां तक आपने बात की कि प्लॉट्स मिलने चाहिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और मैं ये बात समझता हूँ कि जिस किस्म का काम हमारे जो साथी भाई करते हैं वो अपनी जान भी रिस्क में डालते हैं, मेहनत भी ज्यादा करते हैं, उनकी टाइमिंग्स भी कुछ नहीं होती। खुदा ना खास्ता रात को कुछ वाकया हो जाए तो उनको रात को भी जाना पड़ता है, सुबह भी जाना पड़ता है, कोई टाइमिंग का नहीं होता। तो उनके लिए जरूरत इस बात की है कि हम उनको फैसिलिटेट करें। अगर इस मुल्क में काम करने वाले जो दीगर तबकात हैं, जजेस को प्लॉट्स मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स मिलते हैं, फौजियों को प्लॉट्स मिलते हैं, वकीलों को प्लॉट्स मिलते हैं और पता नहीं कितनों को मिलते होंगे, तो जो साथी हैं उनको भी मिलना चाहिए, सियासतदानों को नहीं मिलना चाहिए। मैं ये मानता हूँ हमें नहीं मिलना चाहिए इसलिए कि वो हमारा प्लॉट हमारे गले पड़ जाता है, बाकियों को दे सकते हैं, वो हमें देना चाहिए सबको। तो इसमें भी जहां जहां जिस अंदाज में हम बेहतर तरीके से मिलजुल कर मुशावरत के साथ चीजें ठीक कर सकते हैं हम करने को तैयार है। आप अपनी जानिब से नॉमिनेट करते हैं, मुलाकात तो हमारी होती रहती है, हम बैठकर कोई ऐसा बेहतर लाएमल बना सकते हैं कि जिसकी वजह से हम जो भी आपके मुतालबात हैं उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात डिमांड्स आ जाती हैं और वो डिमांड्स कई मौक़ों पर जो है वो शायद जायज़ भी नहीं होती है और कई लोग इस सोच के होते हैं कि नहीं चूंकि प्रेस क्लब की डिमांड आई है, किसी साफी भाई की तरफ से आई है, किसी तंजीम की तरफ से आई है तो हमें कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। हम सबको बैठकर जो आपके नुमाइंदे हों वो बैठे, डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो बैठे, आप बैठकर मुश्तरका एक तरीकेकार तय कर लें और उस तरीकेकार के मुताबिक जो चीज तय होगी हम उस पर अमल करने को तैयार हैं। एक चीज आप ध्यान में रखें कि अगर आज से कुछ बरस पहले चले जाएं तो शायद किसी एक आध प्रेस क्लब को ग्रांट मिलती है। आज कराची को अगर मिलती है तो कराची प्रेस क्लब को मिलती है, तो सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल को मिलती है, तो हैदराबाद को मिलती है, तो सखर को मिलती है, नवाबशाह को मिलती है, मीर खास को मिलती है, लाड़काना को मिलती है और भी कई प्रेस क्लब है जिनको मिलती है। तो ये तादाद जो प्रेस क्लब्स की उसमें इजाफा होता जा रहा है। हमने अभी भी जो आउट ऑफ बजट, जिस तरह मैंने बताया जो बजट में मेंशन नहीं है, जो आउट ऑफ बजट है उसकी भी समरी भेजी हुई है, उसके अंदर भी रकम थोड़ी कम रखी है। लेकिन बहुत सारे प्रेस क्लब्स हैं जो तालुके की सतह पर भी हैं, जो जिलों में भी हैं, छोटे जिलों में भी हैं, उनको हमने तजवीज किया है कि इनको कुछ ना कुछ ग्रांट्स दी जानी चाहिए। लेकिन ये जो तरीकेकार होता है कि मैं ही आ गया, मुझे किसी ने प्रेस क्लब की दरखास्त दे दी, मैं रास्ते में जा रहा हूँ वहां किसी ने दे दी, ये तरीकेकार शायद ठीक नहीं है। इसको भी प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से हमें चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जो प्लॉट्स की बात आपने की है बिल्कुल जायज बात है। जहां जनरल जर्नलिस्ट हैं, जहां साफी हैं, उनकी तंजीमें हैं, उनको हमें बिल्कुल एक स्क्रूटनी करनी चाहिए प्रॉपर, और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको बिल्कुल हमें प्लॉट देने चाहिए। सिंध हुकूमत इसमें पीछे नहीं हटेगी, हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हमें आपकी इसमें मदद जरूर करनी चाहिए। जो आपने पुलिस के हवाले से बात की, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, कई जगहों पर ज्यादतियां हुई हैं और हमारे इल्म में जब कोई चीज आती है हम कोशिश करते हैं कि उस मसले को हल करें। और मैं समझता हूँ कि इन्हीं ज्यादतियों को सामने रखते हुए जो एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल था वो सबसे पहले सिंध असेंबली ने जो है वो मंजूर किया, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आपके जो खदशात हैं उसका अजाला हो सकता है। उसमें एक कमीशन कायम हो रहा है, जिस कमीशन ने बहुत सारी चीजें टेकअप करनी है, उन्होंने फैसला करना है कि कहाँ किसके साथ ज्यादती हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने एक इनिशियल स्टेप था वो हमने उठाया है, उसमें काफी आगे चले गए हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द जो कमीशन की रिक्वायरमेंट है उस कानून के अंदर हम वो भी बना देंगे और उसके कानून का जो अमल दरामद है वो भी बहुत जल्द हम शुरू कर देंगे। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ चूंकि हम काफी मुख्तलिफ शहरों से आए हुए साथी भाई मेरे बैठे हैं और यहाँ जो आज़ादी सहाफ़त की बात है उस पर भी आपने बात की। आपने शायद इसी बुनियाद पर, इसी मुनासिबत से ये जो तकरीब है वो मुनक्किद की है। पाकिस्तान में इस वक्त के जो हालात हैं, मैं ये समझता हूँ कि मैंने ज़्यादा दौर देखा, तब भी मैं होश हवास में था, मैं पढ़ता रहा हूँ। उस वक्त स्कूल में था तो इतनी समझ कुछ थी, जाहिर कि फैमिली पॉलिटिकल थी तो चीज़ों को समझते भी थे। उस दौर में क्योंकि ये टीवी चैनल्स नहीं थे, ये सोशल मीडिया नहीं था, तो अखबार मुझे भी याद है मुझे छपते थे, तो उसके अंदर वो जो खबर सेंसर हो जाती थी उसकी जगह खाली छोड़ दी जाती थी। वो अखबार जो है वो कहीं पे खबर होती थी, फिर नीचे ब्लैंक होता था, फिर इधर खबर होती, फिर इधर ब्लैंक होता था। तो वो देखकर अंदाजा हो जाता था कि जो जगह खाली है वो खबरें सारी सेंसर हो गई है।
ایک وقت وہ بھی تھا. پھر جنرل مشرف کا دور آیا تو اس نے دوسری طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی. یہ اس وقت جو نام نہاد ایک عمرانی جمہوری حکومت قائم ہے، اس دور میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ شاید نہ تو جنرل ضیاء کے دور میں ہوئی تھی، نہ ضیاء کے دور میں، نہ مشرف کے دور میں ہوئی ہے. مجھے تعداد نہیں گنوا سکتا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو صرف سچ بولنے کی پاداش میں اور اپنا موقف نہ بدلنے کی پاداش میں نوکریوں سے نکلوایا گیا ہے. ان لوگوں نے مجبوری میں اپنے پلیٹ فارم جو ہے وہ بنا لیے، کسی نے یوٹیوب چینل بنا لیا، کسی نے فیس بک پیج بنا لیا، کوئی اور انہوں نے ذرائع اختیار کر لیے جس میں اپنی وہ بات کرتے ہیں، لیکن جو روزگار کا ان کا جو معاش کا ان کا ذریعہ تھا وہ ان سے چھینا گیا. اور میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ تمام مشکلات کے باوجود بھی وہ جو ہیں اپنی بات کہہ رہے ہیں. اس دور میں سب سے زیادہ صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے. ہمارے یہاں مجھے بتایا گیا کہ عزیز میمن جو مرحوم صحافی تھے، ان کے بھائی حفیظ یہاں موجود ہیں، میرا ان سے کبھی کبھی رابطہ ہو جاتا ہے. ان کا بھی جو واقعہ ہوا میں سمجھتا ہوں بڑا افسوسناک تھا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہوئے صوبہ سندھ میں بھی، لیکن صوبہ سندھ سے ہٹ کے بھی باقی صوبوں میں اور باقی علاقوں میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ واقعات جو ہیں وہ صحافتی بنیادوں پہ نہ ہوئے ہوں، لیکن اکثریت صحافیوں کی جو قتل ہوئی ہے ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے علاقے میں یا ملک کا جو نظام ہے اس پر انہوں نے اپنی بات کرنے کی کوشش کی ہے. کئی صحافیوں کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا، اسلام آباد سے اغوا کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، غائب کر دیا گیا. اور پاکستان شاید دنیا کے وہ جو چند خطرناک ترین ممالک ہیں صحافیوں کے لیے، ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. ہم بڑی ترقی کی بات کرتے ہیں، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم بہت سارے اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ ہم نے بڑے تمغے لیے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں بولنے کی آزادی نہ ہو، جس معاشرے میں سوچنے کی آزادی نہ ہو، جس معاشرے میں لکھنے کی آزادی نہ ہو، جس معاشرے میں اختلاف رائے رکھنے کی اجازت نہ ہو، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ ملک کبھی نہیں آگے جا سکتا. آپ کتنی ہی ترقی کر لیں، آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے، آپ کی فوج کتنی مضبوط ہو جائے، آپ کے پاس کتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن وہ معاشرہ جو ہے وہ دباؤ معاشرہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ سسکتا رہتا ہے. اس معاشرے میں روشن ذہن پروان نہیں چڑھتے ہیں، اس معاشرے میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی جہاں پر یہ ساری پابندیاں ہوگی. بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں یہ مسائل ہیں، اور مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں جو شعبے سے وابستہ ہیں کہ کس حد تک آپ کو اپنی خبر دینے کی آزادی ہے، کس حد تک آپ کے اخبار میں یا آپ کا جو ایڈیٹوریل کا سسٹم پتہ نہیں کتنا رہ گیا ہے، اس میں کتنی آزادی ہے کہ وہ کتنی چیزیں آپ کی دی ہوئی جو ہے وہ پبلش کر سکتا ہے یا ٹی وی پہ چلا سکتا ہے. شاید نہیں چلا سکتے، بہت ساری مجبوریاں ہیں. اور یہ جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، اس کو بدلنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو مل کر یہ کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. ہمیں ان طاقتوں سے لڑنا ہوگا جو ہماری اور آپ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. اگر صحافت آزاد نہیں ہے تو اس ملک میں، اس معاشرے میں سیاست بھی آزاد نہیں ہو سکتی ہے. صحافت کی آزادی ضروری ہے سیاست کی آزادی کے لیے. اور یہ بالکل آپ جانتے ہیں کہ اگر اس وقت ملک میں سیاسی جماعتوں کا دیکھ لیں یا جو سیاسی اقدامات ہو رہے ہیں یا جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں وہاں میں پرابلم آتی ہے جہاں ہماری آواز ٹھیک انداز میں لوگوں تک نہ پہنچے. تو سیاست کو دبانے کے لیے صحافت کو دبایا جاتا ہے. یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی چیزیں. اگر کچھ سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جی نہیں ٹھیک ہے، صحافیوں کو پہلے رگڑا لگاتے رہو، دباتے رہو، ان کو بولنے نہ دو اور ہمیں آزادی ہوگی، تو یہ ہو نہیں سکتا. الٹیمیٹلی کسی بھی معاشرے میں ایک جمہوری نظام کو دبانے کے لیے جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ صحافت کو دباتے ہیں، دوسرا قدم ہوتا ہے وہ عدالتوں کو دباتے ہیں. اور یہاں عدالتوں کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں، صحافتوں کے صحافیوں کے خلاف پہلی دباؤ بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک مشترکہ جدوجہد ہے جو صحافیوں کو بھی لڑنی ہے، سیاستدانوں کو بھی لڑنی ہے، اور عدلیہ میں بیٹھے ہوئے جو آزاد منش جج ہیں جو آج بھی عدالت کا جو ہے وہ بہت نام روشن کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ میں فخر سے نہیں کہہ سکتا کہ سارے جج ایسے ہیں، بہت سارے جج ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. ہمیں ان ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں سچ بولنے والے صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں سچ بولنے والے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے.
जब तक ये तीनों आवाजें एक साथ नहीं उठेंगी, इस मुल्क में ये दबाव का जो मौसम है ये बढ़ता जाएगा और हमारा और आपका गला जो है घोटते जाएंगे, और जो जो हम आगे बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क पीछे जाएगा और हम सब पीछे जाते हैं। शायद हो सकता है कोई एक आधा इदारा जो है वो तरक्की कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।